बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी वही है कि जो आपने थंबनेल पे भी देख ली। और स्टोरी यही है कि इमरान खान साहब ने कादियानियों से मदद मांगी और फिर इक़्तिदार में आने के बाद उनकी मदद करने का वादा भी किया था। अच्छा, ये इस पे मैं सबूत दूंगा इसके। अच्छा, इसी तरीके से कुछ दोस्त कह रहे थे, मुख्तलिफ एनालिस्ट, मैं बताऊंगा भी सही, वो सहाफ़ी दोस्त हैं, वो मेरे अपने पर्सनल दोस्त हैं, कह रहे थे कि आप इस पर बात क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा कि मेरे पास जब इस तरह के इररिफ्यूटेबल सबूत आ जाएंगे मैं तब उस पर बात करूंगा। ठीक। अच्छा, हमारा अलमिया ये है कि हमने अपने आप को, कुछ लोगों ने, ये मैं जल्दी आता हूँ क्योंकि इसमें मैंने आपको बहुत सारे वीडियो क्लिप्स दिखाने हैं सबूत के तौर पे। ये बहुत अहम तरीन स्टोरी है, ठीक है ना। आप कह रहे हैं इसको सेंसिटिव, कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं है। मैं बताता हूँ आपको। हमारा अलमिया ये है कि हम में से बहुत सारे लोगों ने, दोस्तों ने अपने आप को राइटिस्ट बना लिया है, कुछ दोस्तों ने लेफ्टिस्ट बना लिया है। अब जो अपने आप को दाएं बाजू का या राइटिस्ट कहते हैं वो हमेशा ही समझते हैं कि लेफ्टिस्ट की एक बात भी ठीक नहीं है। और जिन्होंने अपने आप को लेफ्टिस्ट बना लिया है, दाएं बाजू का, वो हमेशा ही ये कहते हैं कि बाएं बाजू का, वो हमेशा ये कहते हैं कि दाएं वालों का बिल्कुल ही ठीक नहीं। अच्छा, कुछ ने ये कर दिया है कि जनाब ये तो रिलीजियस माइंडेड हैं, ये सेकुलर माइंडेड हैं, आप नाम उनको कोई भी दे दें, ठीक है ना। वो ये समझते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकते किसी भी बात पे, ये वाले ये समझते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकते किसी भी बात पे। तो अगर कोई ऐसा इशू आ जाए तो जो यहाँ वाले हैं वो इस इशू पर बात नहीं करना चाहते, और जो यहाँ वाले हैं वो इस इशू पर बात नहीं करना चाहते। वो इनके सारे इशूज़ को गलत समझते हैं और ये उनके सारे इशूज़ को गलत समझते हैं। मेरी बात मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी। हालांकि ऐसा नहीं है। आप अपने आप को, क्योंकि तवाज़ुन, हर एक चीज़ में जो बैलेंस है ना, तवाज़ुन, वो बेहतर होता है। इस्लाम ने भी तवाज़ुन का हुक्म दिया। अब आप ये देखें कि बेशक वो को मगरबी तहजीब हो, जो भी हो, जो सिविलाइज तहजीब हो, वो भी आपको तवाज़ुन का हुक्म देती है। किसी एक साइड पे अपने आप को पक्का अलाइन कर लेना, ये मैं समझता हूँ, मेरे नज़रीक मैं इख्तलाफ कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसमें चलें। अब आ जाएं इस पर कि मैं, आपको मालूम है जब से आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ना तो मैं फतवों पे, कुफ्र के फतवों पे और इस तरीके के मैं बिलीव करता हूँ, और ना ही कोई गद्दारी के सर्टिफिकेट्स पे बिलीव करता हूँ। मैं खुद इन चीज़ों के बड़ा ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन जो आज की वीडियो है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि खान साहब ने किस तरीके से उनकी हमदर्दियाँ थीं या हमदर्दियाँ हैं, और इसमें मैं इसके वीडियो सबूत आपके सामने पेश करूँगा। सबसे पहले मैं एक वाक़ये का जिक्र करना चाहूँगा। हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, बाहर हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में से, उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक इंटरव्यू में कहा, और वो मज़े की बात ये है कि वो एक्स यूथिया हैं और वो उनका इंटरव्यू पड़ा है, उसका मुझे सुनाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मैं एक दूसरी बात भी करता हूँ। आज मैंने आपको बहुत सारी वीडियो क्लिप्स दिखाने हैं। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि हम काफ़ी अर्सा पहले बनी गाला में यहाँ पर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात कर रहे थे, और लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा, और उनकी मेरे से फिर फ़ोन पे भी बात हुई, उन्होंने मुझसे वही बात की। उन्होंने मुझे कहा कि ज़फ़र नकवी साहब, मैं चूँकि ख़ुद एक्स यूथिया हूँ, ठीक हो गया ना, तो उन्होंने कहा कि मैं बनी गाला में इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहा था और भी लोग मौजूद थे। एक का नाम जो उन्होंने लिया ना, उन्होंने कहा मलिहा लोधी साहबा। वो ज़ाहिर बहुत बड़ा नाम है, वो पाकिस्तान की अमेरिका में भी सफ़ीर रही हैं, वो पाकिस्तान की यूएन में भी रही हैं, और भी मुख्तलिफ़ जगहों पे बहुत बड़ा नाम है मलिहा लोधी साहब। उन्होंने कहा कि मलिहा लोधी साहबा भी उसमें उस सिटिंग में मौजूद थी। ज़ाहिर है
मुख्तलिफ सफारतकार, मुख्तलिफ सहाफ़ी, मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार। ये नहीं है कि वो सियासतदानों से मिलते हैं तो कहीं वहीं पे वो उन्होंने अपने आप को उनकी पार्टी में शामिल कर लिया। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं होती। हम PTI वालों से भी मिलते हैं, दोस्तों से, नून लीग वालों से मिलते हैं, पीपल्स पार्टी से भी, मौलाना साहब की पार्टी से भी। मैंने डिफरेंट इंटरव्यूज़ भी किए हुए हैं। तो उसका मतलब ये हो, सहाफ़ी हो, कोई सफारतकार हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, तो मुख्तलिफ हवालों से उनके काम पढ़ते रहते हैं। खैर, तो उन्होंने कहा कि जनाब वहाँ पे हम बैठे हुए थे तो उस सहाफ़ी ने मुझे, चले मैं नाम बता देता हूँ, इसमें ऐसी कौन सी बात है, फ़ारूक अली ख़ान साहब, ठीक हो गया। अच्छा, अब उन मुख्तलिफ वो आते भी रहते हैं अपना ओवरसीज़ के मुख्तलिफ वहाँ पे जो TV हैं, मुख्तलिफ TV चैनल्स हैं वगैरह, वो आते रहते हैं। मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। उन्होंने कहा कि जनाब हम बैठे हुए थे तो मैंने ना एक क्वेश्चन किया इमरान खान साहब से। मैंने कहा कि इमरान खान साहब से, और फिर दूसरों ने भी किया, और इस तरीके से बात की कि जी आप जो है ना मौलाना फजल रहमान साहब के साथ आपकी क्या प्रॉब्लम है। होता है ना, और आप ये नहीं है कि वो मौलवी हैं तो आप भी मौलवी हैं, ठीक है। मौलवी आम तौर पे उनकी गड़बड़ हो जाती है एक दूसरे के साथ, माज़रत के साथ। मैं बहुत एहतराम करता हूँ, उनको पता है। तो अब जो है ना तो आप उनका कोई आपके साथ ज़मीन का बना मिलता है, ठीक हो गया ना जी, ना कोई आपका हल्का और उनका हल्का मिलता है। तो कोई ऐसी चीज़ें तो मिलती नहीं है कि जो ओवरलैप कर रही हों, जो आपके इंटरेस्ट ओवरलैप कर रहे हों। तो मौलाना फजल रहमान साहब से आपका क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने हमें जवाब दिया। उन्होंने जिसका हवाला दिया ना कि मलिया लोधी भी वहीं पे थी, वो मुझे फिर पता चल गया कि उसमें, खैर, उन्होंने मुझे कहा कि जी हमने उनसे पूछा इमरान खान साहब ने, तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि जी बात ये है कि वो मुफ्ती महमूद के बेटे हैं। अच्छा, वो फ़ारूक अली ख़ान साहब कह रहे थे, मुझे उन्होंने मेरे से बात भी की। फ़ारूक अली ख़ान साहब कहते हैं कि जनाब बात ये है कि उस वक़्त ये बात है कि हमें तो पता ही नहीं, कोई नहीं था कि ये मुफ्ती महमूद कौन है, ठीक है ना, ये काफ़ी पुरानी बात है। तो कहते हमें तो पता, तो फिर हम में से पूछा लोगों ने, तो फिर अगर वो मुफ्ती महमूद के बेटे हैं तो फिर क्या हुआ, क्या है इससे आपको क्या है। तो उन्होंने कहा कि मुफ्ती महमूद जो हैं वो उस वक़्त जो 1973 के आइन में जो कादियानियों को अक़लियत करार दिया गया था, उन्होंने उसमें बहुत अहम किरदार अदा किया था। इस वजह से मुझे मौलाना फजल रहमान अच्छे नहीं लगते और मेरी उनसे ज़िद है। ये इसी बात को मौलाना फजल रहमान साहब अभी रिसेंटली अपने एक जलसे के खिताब में भी कोट कर चुके हैं, ठीक है, समझ आ गई आपको, ठीक है ना। अब आप आए उस पर जो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ये पहले काफ़ी पुराना इंटरव्यू है इमरान खान साहब का, अभी वो इक़्तिदार में नहीं आए थे। ये इंटरव्यू क्या कह रहा है, एक साहब कर रहे हैं, और आप इसको गौर से सुनिएगा। ये इस इंटरव्यू में इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद मैं इस पे बात भी करता हूँ। यहूदियों के हुकूक थे सबके, तो वो तो इंसानों के सबके हकूक है, ये मैं कहता हूँ कानून के सामने सब एक बराबर। लेकिन ये कहना कि जो नबी को आखिरी नबी नहीं मानता वो मुसलमान तो नहीं हो सकता, इसी को आप आगे बिल्कुल नहीं। जी नहीं। ये कहना कि कोई नबी को आखिरी नबी नहीं मानता और वो मुसलमान भी नहीं है, ये ठीक नहीं है, ठीक हो गया। ये खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था। मैंने कहा ना मैं एक इररिफ्यूटेबल सबूत पेश करूंगा, और उसके बाद मैं इस वजह क्यों कर रहा हूं मैं वो भी बताऊंगा। थोड़ा सा हौसला रखिएगा। अब मैं आपको एक और क्लिप सुनाना चाह रहा हूं, और इस क्लिप में ज़रा आपने गौर से सुनना है। ये जनाब मिर्ज़ा मसरूर अहमद कादियानी का है, ठीक हो गया। उनका ये वो चूँकि हेड हैं इस वक्त भी हैं, तो ये उनका क्लिप है। ये वो क्या फरमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये आपने ख़ुद गौर से सुनना है कि जब ये तहरीक इंसाफ बनी। ये खैर आप सुन लेना, इसमें बहुत कुछ वाज़ेह है, फिर उसके बाद मैं उससे ऑनवर्ड बात करता हूँ। जब आपकी तहरीक इंसाफ बनी है उस वक्त मैं पाकिस्तान में था, और आपने पूछा कि तो मैं बता देता हूँ सारों के सामने ही। और मैं वहाँ जमात अहमदिया पाकिस्तान का हेड था, नाज़िर आला था। उस वक्त इमरान खान साहब ने एक साहब को भेजा मेरे पास कि हम नई पार्टी बन रहे हैं, हमें अब नए इलेक्शन में वोट दें। हमने कहा ठीक है, आप बड़े इंसाफ पसंद है, अल्लाह ताला वो कामयाब करे। और
जहाँ तक वोट का सवाल है हमारे पास वोट है। कहा नहीं आप देंगे तो आइंदा फिर हम असेंबली में जाएंगे तो फिर आपका हक होगा, आइंदा आप हमें वोट दें। वो कहते हैं कि उस वक़्त मैं पाकिस्तान में था। ये मिर्ज़ा मसरूर अहमद कादियानी कह रहे हैं। इमरान खान साहब ने एक बंदा मेरी तरफ भेजा और फिर साथ ये कहा कि जी आप हमें वोट दें और जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो फिर उस वक़्त हम आपको भी हक देंगे। ठीक है। अच्छा, इसी क्लिप में वो आगे, मैंने ये पूरा सुना है, इसी क्लिप में वो आगे भी ये फरमाते हैं कि जी बात ये है कि आप क्या हमें हक देंगे, यहाँ पे तो मौलवी इतना स्ट्रांग है, उनका इतना प्रेशर है कि कुछ भी नहीं हो सकता। उस आइन को वो तब्दील कराना चाह रहे थे। ठीक है ना, जिस आइन के तहत जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको कादियानी को डिक्लेयर की थी और जिस आइन को वो माज़रत के साथ अब तक भी नहीं मानते। ठीक। अच्छा, अब ये तो हो गई उनकी बात। मैंने आपसे कहा ना कि मैं बहुत सारे आपके साथ सबूत रखने हैं। अब एक और उसी के साथ क्लिप है इमरान खान साहब का, और इमरान खान साहब क्या फरमा रहे हैं 1973 के आइन के बारे में और इसी शिक के बारे में, ये आप जरा सुन लें। फिर उसके बाद मैंने आपको बहुत सारी और चीजें सुनवानी है। चाहती है कि कौन था इसके पीछे, क्या वजह थी कि ये आइन के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए और क्लॉज निकालने के लिए, चेंज करने के लिए क्या वजह थी। ये कौम इसको डिमांड करेगी, कौम इसका जवाब चाहेगी। इसके लिए जितनी भी देर होगा इस हुकूमत के लिए मुश्किल होता जाएगा जब तक इसका जवाब। माफ़ कीजिएगा, इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि जनाब ये 1973 के आइन में जो 1974 में ये अमेंडमेंट लाई गई थी और ये ख़त्म नबूवत की जो क्लास डाली गई थी और जिस तरीके से ये कादियानियों को अक़लियत करार दिया गया था, ये कौम पूछना चाहती है, ये कौम को जवाब देना पड़ेगा। यानी कि ये आपने खुद सुन लिया, वो एतराज़ उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया है, और अगर आपने ऐसा न किया और अगर आपने जवाब न दिया तो फिर आपको इसका जवाब देना पड़ेगा और कौम आपसे जवाब लेगी। ठीक हो गया ना। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब किस कौम की बात कर रहे हैं। ज़रा हौसला रखिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं इन चीज़ों पे इस तरीके के वो बिलीव नहीं करता। यही वो 1973 का आइन था और यही वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे जिनकी आज वो तारीफ़ें कर रहे हैं कि वो बहुत खुददार लीडर थे, जिनकी आज वो तारीफ़ें कर रहे हैं कि उन्होंने दुनिया के सामने डट के ये किया। अब ये उनके इस फेल को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इस फेल, एक मैंने वीडियो की थी और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जनाब एयर वाइपर वसीम बदामी साहब ने एक इंटरव्यू किया था उस जेल के सुपरिटेंडेंट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट का, और उनका पता नहीं क्या नाम था। वो इंटरव्यूज़ मौजूद हैं और तकरीबन जब भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की वो शहादत का दिन आता है, वो बरसी आती है, तो वो इंटरव्यू चलाया करते थे। मैं ख़ुद भी मैंने तकरीबन 7-8 साल उनके साथ काम किया। तो बहरहाल उस हवाले से वो इंटरव्यू आज भी मौजूद है, आप वो जेल के सुपरिटेंडेंट का सुन सकते हैं, और वो जहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को ये तख्त-ए-दार पे लटकाया गया था। उस सुपरिटेंडेंट का इंटरव्यू किया और उस सुपरिटेंडेंट ने उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बड़ी तारीफ़ भी की कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चेहरे पर कोई निदामत के निशान नहीं थे, कोई निदामत के आसार नहीं थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत करेज के साथ गए और इस तरीके से उन्होंने सुबह गुस्ल भी किया, और फिर जिस तरीके से उन्होंने तख्त-ए-दार को जो है ना अपना गले से लगाया, और वो बड़ी तारीफ़ें। उसके बाद उसी बंदे को हमने देखा कि वही बंदा यहाँ से नसा
और वहाँ पर जनाब वही मसरूर अहमद कादियानी अपने लीडर के पास पहुँचा बाहर, और उन्होंने कहा कि जी किस तरीके से देखें मैं तो बड़ा खुश हुआ कि जिस तरीके से जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी, वो उसकी वीडियो मौजूद है जी जी बिल्कुल, और ये उस बंदे की वीडियो मैं यहाँ लगा चुका हूँ, आप ढूंढ ले जनाब, आप ये बिल्कुल आपने ये ढूंढ लेनी है वीडियो, इसमें वीडियो मौजूद है मेरे इस चैनल पर। वहाँ पर उसने जनाब किस तरीके से वो कहा कि जी मैं कैसे वो किस तरह से खुशी का इजहार कर रहा था कि देखो जी जिस बंदे ने हमें क्लियर डिक्लेयर किया था किस तरीके से वो तख्त-ए-दार पे झूला है, और मैं भी वहीं पे मौजूद था तमाशा देखने वालों में, और वहां पे वो बड़ी खुशी से पूरी डिटेल के साथ बता रहा था, ठीक है ना, वही बंदा। उसके बाद उससे ऑनवर्ड उसके बाद हमें पता चला कि अच्छा इसका मतलब ये है कि किन किन शोबों में किस किस तरीके से आपके कहां कहां कैसे सूरत हाल है और कौन कौन घुसा हुआ है, ठीक हो गया ना। उसके बाद जनाब आप यहां पर आ जाएं, ये नदीम मलिक साहब बहुत ही ऑथेंटिक सहाफ़ी हैं। नदीम मलिक साहब ने इंटरव्यू किया था यहाँ पर ये नूरुल हक कादरी साहब इसी ये पीटीआई की हुकूमत के दौरान। आपको याद है हज के उस खाने में उस फार्म में एक खाना कादियानियों का भी लगाया गया था, तो उन्होंने कहा कि ये आपने क्यों लगाया है, ये तो आईन पाकिस्तान को मानते ही नहीं हैं, तो आपने इनको अक़लियत क्यों डिक्लेयर किया है। अक़लियत क्या आपने इनको इसलिए डिक्लेयर किया है, हज के खाने में लिखा है बहुत ज़्यादा बैकलैश आ गया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, वो एहतजाज शुरू हो गया था, और आपने किया इसलिए लिखा है कि आप इनको असम्बली की सीट देना चाहते हैं। आप ये बहुत सारे सवालात उस वक़्त नूरुल हक कादरी साहब का इंटरव्यू किया था नदीम मलिक साहब ने, ये ज़रा आप हौसला रखिएगा, मैंने आपको बता उसके बाद मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ, उसके बाद मैंने इस पे तबसरा भी करना है कि ये क्यों इस तरीके से मैंने बात की। नदीम मलिक साहब बहुत ही ऑथेंटिक जर्नलिस्ट हैं, हमारे बहुत ही अच्छे मोहतरम हैं। अब वो नूरुल हक कादरी का इंटरव्यू कर रहे थे तो वो क्या कह रहे थे, और नूरुल हक कादरी साहब ने क्या कहा कि काबीना के अंदर को 4-5 लोग थे जिन्होंने ये फैसला करवाया। भाई उन्होंने क्यों फैसला करवाया, इसी वजह से तो आपके मद्दे मुखालिफ कह रहे थे कि क्या आपकी काबीना के अंदर भी कोई वो बैठे थे। अब जरा थोड़ा सा हौसला रखिएगा, ये नदीम मलिक साहब का ये क्लिप सुन लीजिए। मैंने कहा ना मैं सबूतों पे बात करता हूं, दलील पे बात करता हूं किसी किस्म, लेकिन अगेन एक क्लैरिफिकेशन दे दूं, ये कुफ्र का फतवा और ये गद्दारी के सर्टिफिकेट्स ना बांटने पर ना देने पर ना इस तरीके से मैं बिलीव नहीं करता। ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर थे जो आपके सामने रखने जरूरी थे। ये आप नदीम मलिक साहब का वो क्लिप सुन लीजिए। हज का फॉर्म आया, उसमें हल्फनामे का इशू पैदा हुआ, ये वाकया हुआ। इसके अंदर एक ऐसी कंट्रोवर्सी है कि काबीना के मिनट्स के अंदर उसकी नुमाइंदगी शामिल करके उसको सर्कुलेट कर दिया गया, और आप कहते हैं कि पता नहीं चला। नहीं, मैं ये बात मानने के पता नहीं चला। नहीं, आप गलत कह रहे हैं ना, आप गलत बता रहे हैं, बिल्कुल गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप गलत बता रहे हैं, बिल्कुल गलत बता रहे हैं। काबीना के मिनट का हिस्सा कैसे बनी है चीज? काबीना के मिनट्स में डिस्कशन को डिसीजन बनाया गया और उसके खिलाफ मैंने इख्तिलाफी नोट किसने बनाया? जिसने भी बनाया उसका हम पता लगाएंगे क्यों हुआ। आपके डिस्कशन को डिसीजन, आपके इख्तिलाफी नोट की अहमियत तब होती कि आप इख्तिलाफी नोट लिख के वजारत से इस्तीफा देते पीर नूरुल हक कादरी, और इधर आके मेरे पास मैंने आज कल का जो मैं कल उस पे मैंने कर दिया है, कल मैंने दिफा कर दिया है, कल मैंने कादियानी को रिमूव कर दिया है। कल तो आपने कादियानी नहीं शामिल था, मीडिया नहीं मैं करूंगा। किसी शख्सियत का नाम इसलिए ऑन एयर नहीं लेना चाहूंगा, मैं नहीं लेना चाहता नाम के किसी वजह से हेट क्राइम में बंदे तुम्हारे में आ जाए, लेकिन एक बात की आप तस्दीक कर रहे हैं कि काबीना के उस इजलास के अंदर डिस्कशन के कहने डिस्कशन हुई और वज़ीरों के कहने के ऊपर तमाम डिस्कशन होती है, डिस्कशन हुई थी, और मैं कितने लोगों की ये राय थी कि इसको शामिल होना चाहिए, नाम लिए बगैर तकरीबन 5 या 6 लोगों के कैबिनेट के मेंबर्स का एक ख्याल था कि इनको होना चाहिए, और बाकी अक्सरियत का ये था कि इसको कादियान एक अलग शनाख्त है कादियानियों की, बाकी अक़लीतों के साथ 5-6 लोगों का ख्याल था कि इनको रुकन होना चाहिए। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली, एक मैं आपको सवाल करता हूँ, मैं इसको छोड़ देते हैं, आईने पाकिस्तान के तहत
हमने उनको नॉन मुस्लिम करार दिया। उस आईने पाकिस्तान को जिस दिन वो कबूल कर लें, मान लें कि हम इस आईने पाकिस्तान को मानते हैं, फिर हुकूमत पाकिस्तान को एक नोटिफाई करना पड़ेगा और आपको उनको बताना पड़ेगा कि आप कौन सी अक़लियत है। पहले तो उस आईने पाकिस्तान को माने। अब आपने खुद सुन लिया। मेरे ख्याल है इसके बाद कोई चीज़ रह नहीं गई होगी। मेरे पास वीडियोस बहुत सारी हैं और इंशाअल्लाह ये आप देखिएगा इसके फ़ौरन बाद और भी बहुत सारी बम्बास्टिक वीडियोस आएंगी, क्योंकि बहुत सारी सियासी डेवलपमेंट्स हैं जो कि बिल्कुल एक एक मिनट में सामने आ रही हैं। और इसके बाद वो शेख रशीद साहब ने भी बहुत कुछ कह दिया कंट्रोवर्शियल, उस पर भी मैं वीडियो करूँगा। लेकिन ये आज की वीडियो क्यों करना पड़ गई, ये आप देख लीजिए। जिस तरीके से खान साहब ने मजहब का इस्तेमाल किया, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि खान साहब आपने मुख्तलिफ वक्तों में कितनी कल्टियां मारी हैं, आपने मुख्तलिफ वक्तों में कितनी कलाबाजियां खाई हैं। ये नदीम मलिक साहब इनको कह रहे हैं और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में मसला ये है कि पाकिस्तान के आईन ने कादियानियों को, अहमदियों को अक़लियत करार दिया हुआ है, गैर मुस्लिम करार दिया हुआ है। वो आज तक भी अपने आप को मुस्लिम लिख रहे हैं और मानने के लिए तैयार नहीं हैं, पाकिस्तान के आईन को भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो नदीम मलिक साहब भी यही कहते हैं कि जब वो जिस दिन पाकिस्तान के आईन को मान लें, उस वक्त से अलग से इनको नोटिफाई कर दिया जाए। आज पता ही नहीं चलता आपकी पूरी सफ़ों में कौन कौन कहाँ किस तरीके से कौन कादियानी। आपको चैलेंज है, आप कहीं से ढूंढ के निकाल के दे दो, ठीक हो गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वहाँ ढूंढ के निकाल के दे दो। मुझे बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने ये भेजा और कहा कि जी आप बेट लगा लें नकवी साहब की। ये जो इमरान खान साहब का अमेरिका का जो जलसा हुआ था, वो जो पाकिस्तानी कम्युनिटी को उन्होंने खिताब किया था जब वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और अमेरिका गए थे, तो उस वक्त जब उन्होंने वो किया था, तो आप कहते हैं कि बेट लगा लें, ये सबूत है, इनको कादियानियों ने फंड किया था, उस जलसे को फाइनेंस किया था। लेकिन अब मसला कहने का ये है कि वो तब हो ना, इसका सबूत तब हो कि जब कोई अपने आप को जिसने डिक्लेयर किया, आज अगर किसी जलसे को ईसाई को फंड कर रहा है या फाइनेंस कर रहा है, बिलफर्ज मैं कहता हूँ उसका ये इस वजह से पता चलता है कि उन्होंने अपनी अलग से शनाख्त की हुई है, उनकी असेंबली में अलग से सीटें होती हैं, वो मान रहे हैं आईन पाकिस्तान को, आईन पाकिस्तान के साथ वो वफादार हैं, पाकिस्तान के साथ वो वफादार हैं। अगर किसी ने हिंदू ने किया हुआ है तो वो भी उसी तरीके से आईन पाकिस्तान के साथ वफादार हैं। वो और तो और जस्टिस राणा भगवान दास साहब जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज रह चुके हैं, एक मौके पर तो वो गालिबन एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहे हैं, फिर उसके बाद वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं। राणा भगवान दास साहब बहुत ही जबरदस्त इंसान, और आप उनकी नातें पढ़ें, आप हैरान रह जाएंगे यार कि ये एक हिंदू की लिखी हुई नातें हैं। आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी कि इतनी जबरदस्त शायरी की है उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। तो क्या कहने, हर एक ये मोहब्बत है ना। वो वही वाली बात है कि जैसे महेंद्र सिंह बेदी ने कहा कि कोई मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं, ये बिल्कुल वही है। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, कोई मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं, ये बात वही है। ये जो इश्क मोहम्मद है ये सरहदों को पार कर देता। हो सकता है मेरे जो है ना ये कुछ दोस्त, कुछ व्यूअर्स जो है ना ये इस तरीके से इख्तलाफ भी करें, उनका हक है इख्तलाफ करना, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें वो रहमतुल लिल आलमीन हैं, वो मोहसिन इंसानियत हैं, ठीक है। अब बात यह है कि जो बंदा मानता है आईन पाकिस्तान को, उसको डिक्लेयर कर देना चाहिए अक़लियत। ये मानते ही नहीं थे, इनको अक़लियत डिक्लेयर करके इनकी वही हेल्प कर रहे थे खान साहब कि जी मैं आऊंगा तो आप मेरी मदद करें, और फिर उसके बाद जो है ना उस तरीके से। और जब उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम आपको वोट देंगे, और उन्होंने दिए भी होंगे और डेफिनेटली दिए होंगे, तो फिर उसके बाद जनाब असेंबली में आके तो जब हम आपकी मदद करेंगे, तो वही मदद थी जो उनको वो अक़लियत के खाने में डाल के, हालांकि आप ऐसा नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि वो आईन पाकिस्तान को नहीं मानते, वो अपने आप को उस अक़लियत के फैसले को नहीं मानते, वो आपके उस फैसले को गलत करार देते हैं।
जिस जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये इस तरीके से ये सारा, उस वक्त वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसकी आज इमरान खान साहब बड़ी तारीफ़ करते हैं, वो वज़ीर आज़म थे, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वहाँ जाके कहते हैं कि किस तरीके से देखो हमने उनको तख्त-ए-दार पे झुलाया, तो वो बड़े खुश हो रहे हैं। और मैं आपको कहता हूँ कि जब वो अक़लियत अपने आप को मान लें, आईन पाकिस्तान को मान लें, इस फैसले को, फिर उसके बाद डी नोटिफाई उसको ना नोटिफिकेशन भी होना चाहिए, उनको क्लियर डिक्लेयर भी करना चाहिए, भले उनकी असम्बली में सीटें भी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मसीह बरादरी की हैं, जैसे हिंदू बरादरी की हैं, जैसे और लोगों की कुछ की हैं। तो मकसद कहने का ये है कि ये इस तरीके से ये सूरत हाल फिर इनकी भी होनी चाहिए, उससे नहीं इतराज़ होना चाहिए। लेकिन ये खाने में डालने का क्या हेल्प करने के मुतरादिफ था कि आप भी आओ, कि आप अपना मुस्लिम का लिबादा पहन के आओ, आप उसी तरीके से जनाब उनको ओढ़ के आओ और चादर ओढ़ के आओ, पता ही नहीं चले कि आप कौन से और किस तरीके से और कैसे। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात कि जैसे नदीम मलिक साहब ने भी ये कहा और नूरुल हक कादरी साहब ने भी कहा कि ये काबीना की सिर्फ डिस्कशन हुई थी, डिसीजन कैसे बन गया। ये 4 से 5 वजीर थे, ज़रा नोट तो करना चाहिए और उनको ढूंढना चाहिए कि वो कौन से वजीर थे जो इनके हमदर्द थे, उनके वो वजीर कौन से थे और उस काबीना को हेड कर रहे थे उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब। ये वो बात है जिसकी वजह से ये वीडियो करना पड़ गई, चूँकि मेरे पास एक सबूत थे और उन सबूतों की बुनियाद पर की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।